ओके, शुरू करते हैं रिवीजन क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 फिजिक्स का। तो एनसीईआरटी वाइज अपन पूरा देख लेते हैं, एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी सीबीएसई की तुम सीबीएसई का वो सुनील पूछ रहा था कल, वो उसने मैसेज भेजा था। हाँ, डेट आई नहीं क्या? वो तो बोल रहा था शायद मार्च में होंगे। स्कूल्स में फ़ोन कर लेना या स्कूल से फ़ोन आ जाएगा प्रैक्टिकल्स की डेट का। ठीक है। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है जब कोई आवेश या चार्ज किसी एरिया से पास होता है, किसी मान लो कंडक्टर है, कोई वायर है, उस वायर से जब पास होता है तो यूनिट टाइम में यानी कि एकांक समय में कितना आवेश वहां से प्रवाहित होता है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज वहां से पास होता है, उस उस चार्ज को अपन करंट बोलते हैं। अब यूनिट के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं किसी क्वांटिटी का। जैसे यूनिट टाइम में तो चार्ज में किसका डिवाइड कर दिया, टाइम का, तो Q अपॉन टी क्या हो गया, करंट हो गया। अब चार्ज कितना फ्लो हुआ और कितना टाइम लगा उसमें, उसके टाइम का डिवाइड कर देंगे। तो सीधा अगर डिवाइड करते हैं, जैसे अपन एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखते थे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते थे तो एवरेज वेलोसिटी आता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर मान लो इंस्टेंटेनियस करंट हमें निकालना है तो यहाँ से सीधा अगर चार्ज में टाइम का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, एवरेज करंट आएगा। और अगर लिमिट टेंड्स टू जीरो करें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करें, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट आएगा, जो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि चार्ज का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट्स इन कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल करंट्स इन कंडक्टर्स में ये पूरा एक बहुत अच्छा खासा डेरिवेशन होता है, जिसका कंक्लूजन क्या है, अपन को जो ओम्स का लॉ होगा V इज इक्वल टू आई आर, वहां तक पहुंचना है। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब आप बोलोगे सर कंडक्टर में तो चार्ज रहता ही नहीं है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। तो मैंने डिफरेंस पहले भी बताया कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो मूव हो रहा है। तो मूविंग चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर हो सकता है, जो स्टैटिक चार्ज है वो कंडक्टर के अंदर नहीं रहता। स्टैटिक मीन्स कोई स्टैटिक कंडीशन आ गई तो वो चार्ज मूव होकर सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि उसको अपने बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल करनी रहती है। ठीक है। तो ये मान लो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो इसमें चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरह से मूव हो रहा है। तो नेक्स्ट है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि जितना वोल्टेज सप्लाई करोगे उतना ही करंट आपका सप्लाई होगा, और उसमें प्रोपोर्शनली का साइन हटता है तो आ जाता है आर। हालांकि इसका पूरा एक डेफिनेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह, है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर रहता है। यहाँ पे R जो होता है रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एक दूसरा, वो होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होता है उस कंडक्टर की लेंथ, और अपॉन ए हो गया एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। तो एल तो हो गया लेंथ, लंबाई, और एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि उसका अंतखंड का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन को हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये किनारे वाला क्षेत्रफल। ठीक है। तो रो एल अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप हाफ स्लैब कर देते हो, स्लैब डबल कर देते हो, स्लैब हाफ हो जाती है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। स्लैब का एरिया अगर आधा कर देते हो तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। इस तरह से एरिया डबल कर देते हो तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया आधा कर देते हो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो इस तरह के चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो V इज इक्वल टू आई आर, R की वैल्यू रख दी रो L अपॉन A इंटू आई। ओके। अब ये आता कहाँ से है, जैसे E इंटू एल है, तो ये तो हो गया पोटेंशियल। यहाँ पे हमें एक J क्वांटिटी डिफाइन करते हैं अपन। थोड़ा सा एनसीईआरटी में इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैंने आपको नोट्स में पूरा सीक्वेंस वाइज बताया। पहले मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया, उसके बाद में चार्ज डेंसिटी बताया, या ये करंट डेंसिटी बताया, J डिफाइन किया, J एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सारा मैंने नोट्स में बहुत सिस्टमेटिकली आपको बताया, तो वो ज़्यादा अच्छे से देखना। यहाँ पे थोड़ा सा ये सीक्वेंस गड़बड़ है इसका। तो ये J क्या होता है, एक करंट डेंसिटी होता है, यानी कि करंट अपॉन एरिया होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। और J का इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ रिलेशन होता है J इंटू रो,
या फिर जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई। जो सिग्मा होता है वो रो का उल्टा होता है, रो का होता है रेजिस्टिविटी और सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, है ना। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये चीजें पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी यानी चालकता, रो रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी, रो जो होती है उसको तो हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, और सिग्मा कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं चालकता। तो सिग्मा बराबर 1/रो, इनका ये रिलेशन रहता है। अब ये जो ओम्स का लॉ होता है ये पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इन सब से आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअल में रैंडम मोशन करते हैं, धीरे धीरे खिसकते हैं। ऐसे नहीं है कि जब आपने कोई कंडक्टर के ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रॉन सीधा चल के यहाँ पे यहाँ तक आता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो स्विच बोर्ड का स्विच जब ऑन करते हो तो ऑन करने के तुरंत बाद जो है पंखा चालू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा नहीं है कि स्विच बोर्ड से चल के पंखे तक पहुंचा फिर उसने पंखे को शुरू किया। ये कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो पाइप भरा हुआ है पानी से, तो इधर से पाइप में अगर आप प्रेशर दोगे तो तुरंत दूसरी तरफ से पानी निकल जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन एक स्विच बोर्ड से चल के पंखे तक नहीं पहुंचा है, एक उस इलेक्ट्रॉन ने जो स्विच बोर्ड वाला है उसने आगे के इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया है। तो एक ऐसे वेव ट्रांसमिशन होता है ना। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बहुत ही धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब बहुत बहुत धीरे ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर भी पंखा चालू कैसे हो गया, क्योंकि पीछे से जो इम्पल्स आया है उस इम्पल्स ने क्या किया, आगे के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देके वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, और उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, जो कॉइल होती है वो रोटेट होने लगती है, मैग्नेटिज्म में पड़ता है अपन, तो पंखा चलने लगता है। ठीक है। अब जैसे एक्सेलरेशन देखें उन इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या हो जाएगा, माइनस में ई अपॉन एम हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब कोई इनिशियल वेलोसिटी वी इनिशियल है, कोई फाइनल वेलोसिटी वी इनिशियल बराबर क्या हो गया, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम मान लो कितना चला है उसमें। अब इनिशियल वेलोसिटी, अब इसका एवरेज निकालें तो एवरेज क्या आ जाएगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज तो जीरो हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि टक्करें बहुत हो रही है, कॉलिजन्स हो रही है इलेक्ट्रॉनों के बीच में। और जो एवरेज टाइम है दो टक्करों के बीच का उसको अपन ले लेते कोई टॉ। टॉ को बोलते हैं अपन विश्रांति काल या फिर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। तो वीडी जो है, और फाइनल वेलोसिटी अपन ने क्या मान ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान ली, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की कॉलिजन के बीच कॉलिजन भी हो रही है और हर कॉलिजन के बीच में कोई टाइम इंटरवल टॉ लग रहा है, तो उस प्रक्रिया में जो एवरेज वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाता है माइनस में ई वी अपॉन एम इंटू टॉ। टॉ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम या फिर विश्रांति काल है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर हिंदी में अपवहन वेग इसको बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं एन। एन क्या है यहाँ पे कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एन है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई डेल्टा एक्स डिस्टेंस चलता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी डी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। मान लो एक कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लिया ए, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स चला तो उसमें चलने में लगा डेल्टा टी समय, तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी में रिलेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू डेल्टा टाइम, डेल्टा टी, तो वी डी इंटू डेल्टा टी। अब ये तो हो गई लेंथ और ये हो गया एरिया, तो मैं वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए कर दूँ, वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो उस वॉल्यूम में जब मैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन होगी, एन क्या है, एकांक आयतन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसमें मैं उस आयतन का गुणा कर दूंगा तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है इस वॉल्यूम में उसकी संख्या आ जाएगी, है ना। तो वो संख्या आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन आ गए और उसमें मैं ई का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब इधर में जो टोटल नेगेटिव चार्ज आया वो कैसे आएगा, अगर करंट के टर्म्स में देखें तो करंट इंटू समय क्या होता है, चार्ज होता है, तो आई इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा डी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई का यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब आई को लिखा जा सकता है करंट, जो करंट डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं करंट अपॉन एरिया से, तो आई को लिख दिया जे इंटू ए, तो जे इंटू ए हो गया और ये हो गया ई स्क्वायर ए एम टॉ एन डेल्टा टी ई, या फिर जे इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम, ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि ये ए और इधर वाला ए आएगा जे वाला, तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम टॉ इंटू ई, यहाँ से जे का एक्सप्रेशन आ जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम टॉ इंटू ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड और करंट डेंसिटी, ये तो है धारा घनत्व, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र, दोनों ये सदिश राशियां इसलिए इनको डार्क बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, है ना।
और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। yes sir, और इस पूरे टर्म को, क्योंकि J बराबर सिग्मा ई था ना अपना, yes sir, तो सिग्मा का की वैल्यू क्या आ गई, एन ई स्क्वायर एम अप इंटू टॉ। तो कंडक्टिविटी, चालकता क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर एम इंटू टॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन रहता है। और अब इससे वापस आगे जाओगे तो V इज इक्वल टू आई आर वाला एक्सप्रेशन भी आपको वापस मिल जाएगा। yes तो बेसिक पूरा ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन एक तरह से देखें तो ये क्वेश्चन है, इसमें सारी चीज़ें दे रखी होती है और आपको पूछा है थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ कंडक्टर विच कॉजेज ड्रिफ्ट मोशन। तो ये पूछा है, इससे एन निकाल लेना, वी डी निकाल लेना, ठीक है। और थर्मल स्पीड निकालनी है तो एटम्स की रूट में के बी टी अपॉन एम होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 के बी टी होती है। yes ये अपन थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था। yes तो यहाँ पे m का डिवाइड करोगे, v इधर लाओगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका। k क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। 3.2 एग्जाम्पल, इसमें भी सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स आप देख लेना एक बार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे, मोबिलिटी, गतिशीलता। मोबिलिटी क्या होती है, इसको म्यू से डिफाइन करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जब ई का डिवाइड कर देते हैं तो यही क्या होती है, मोबिलिटी होती है। यानी कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर ज़्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा होने से जो इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली आगे कम बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वी डी का एक्सप्रेशन एक ये भी हो गया, ई टॉ ई अपॉन एम, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। हाँ, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आई, म्यू एक्चुअल में ई पे डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा मोबिलिटी। मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिकल चार्ज पे, टॉ पे और एम पे। यानी कि ई तो हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, या फिर कोई जनरल चार्ज ले अपन, क्यू ले ले, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कोई भी अगर आयन भी है तो उसकी मोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और उस आयन का मास जितना ज़्यादा है उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी। यानी मास तो कम होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तब उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। mass ये देखो यहाँ पे रिलेशन दिया ना, वी डी की वैल्यू अगर रख दूँ मैं यहाँ पे, तो ई से तो ई कैंसिल हो जाएगा। मोबिलिटी क्या डिफाइन की, वी डी अपॉन ई से, तो वी डी अपॉन ई रखेंगे तो ई टॉ अपॉन एम आ जाएगा क्यों, तो एम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज। अब मास ज़्यादा हो गया तो इनर्शिया ज़्यादा हो गया ना, इनर्शिया ज़्यादा हो गया तो उसको चलाना मुश्किल, भारी ट्रक को मुश्किल है चलाना, हल्के साइकिल को चलाना आसान है, आगे बढ़ाना। तो मोबिलिटी जो है, गतिशीलता, वो किस पे डिपेंड करेगी, मास के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के प्रोपोर्शनल। और जो विश्रांति काल है टॉ, ये कम होगा, ये जितना ज़्यादा होगा, यानी कि एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन में टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी। अगर टाइम कम लगेगा, यानी कि रैपिडली कॉलिजन्स हो रही है, जल्दी जल्दी टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो विश्रांति काल भी ज़्यादा होना चाहिए। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है कि अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज रखें तो हाई वोल्टेज में ये ओम्स लॉ डिविएशन शो करता है, तो ये एक मिडल वोल्टेज पे ही लागू होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और डायोड्स में लागू नहीं होता है ना। और जो ये आपके गैस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कैथोड रे ट्यूब होती है ना, वहाँ पे भी ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है। ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वही रो की वैल्यू, सिल्वर की सबसे कम होती है रेजिस्टिविटी, और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की सबसे ज़्यादा होती है। सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम होती है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। सिल्वर महंगा होता है इसलिए अपन जो तार है वो सिल्वर के ना बना के कॉपर के बनाते हैं। हाँ, बल्कि ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे, 1.6 है 1.7 है, तो बहुत ज़्यादा भी फर्क नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, ये होता है अल्फा, इसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और इसकी वैल्यू होती है 1/ρ डी रो अपॉन डी टी, ठीक है। और जो मेन फॉर्मूला आता है वो आता है R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। उससे आप किसी भी टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे रखा हो रेजिस्टेंस से, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब एक होता है कार्बन कोड्स। कार्बन कोड्स क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जो होता है उसके ऊपर अलग अलग कोड्स बने रहते हैं, जिससे ये अपन लेबोरेटरी में या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स पे रजिस्टर ऐसा होता है, सिंपल सा सिलेंड्रिकल शेप का, यहाँ पे कोड्स लगे होते हैं,
तो उन कोड से हम क्या कर सकते हैं, उस सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपन को ये कलर कोडिंग का ध्यान रखना होगा, नंबर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी कि कितने परसेंट वो सही है गलत है। जैसे ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे वो एक ट्रिक है, तो आप नोट्स में देख लेना वो ट्रिक से। और मल्टीप्लायर नंबर हो गया, और फिर ये मल्टीप्लायर हो गया नंबर में। जैसे ब्राउन, जैसे ये रेड 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 सिल्वर है, तो रेड 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 में देखो एग्जांपल में रेड 2 हो गया, तो 2, पहला रेड 2 दे रहा है, दूसरा रेड क्या देगा, मल्टीप्लायर यानी कि 10 10 टू पावर 2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 10 टू 2 टॉलरेंस लेवल 5 है, तो ये हो जाएगा सिल्वर यानी कि 10%, गोल्ड है तो 5% और सिल्वर है तो 10%, नो कलर है तो 20% का, यानी कि वो वैल्यू इतनी आगे पीछे करेक्ट है। ठीक है, जैसे इसमें है, इसमें हो गया येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड, येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड, येलो तो हो गया 4, वॉयलेट हो गया 7, 4 7, ब्राउन यानी कि ब्राउन हो गया 10 to the power 1, तो ये हो जाएगा 4 7 इंटू 10 to the power 1 यानी कि 10 इंटू गोल्ड है तो ±5%। इस तरह से इसको रीड करते हैं। ठीक है, सर ये सीधे लिख ही क्यों नहीं देते? क्या चीज़ ये इसके रजिस्टेंस लिख क्यों नहीं देते, लिखना थोड़ा, प्रिंट करना दूसरा काम है, कलर कोड बना देते हैं इसलिए। अब लिखेंगे तो मार्किंग करेंगे, लिखेंगे तो मिट जाएगा, लेकिन एक रिंग बनाई है तो जल्दी से मिटेगी नहीं, छोटी सी रिंग बना दी उस कलर की। वैसे जो पैकेट लिखा होता है, पैकेट बना होता है ना, उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है, एक चिट चिपी होती है, एक में ही अंदर एक छोटा सा पॉलिथीन का पैकेट होगा, उसी में सारे रखे होते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट डेल्टा टी, और आर टी इज इक्वल टू आर नॉट भी होता है, वो भी इसी में चलता है क्योंकि रो और आर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ फंक्शन, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस तरह से बढ़ती है। नाइक्रोम वायर में रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लीनियरली रिलेशन शो करती है, तो इसी वजह से नाइक्रोम वायर जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको अपन टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। बाकियों में तो देखो लीनियरली नहीं वेरी कर रहा है, कर्व के फॉर्म में वेरी कर रहा है, तो इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन लीनियरली वेरी कर रहा है तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो अपन जो गीजर वीजर है, गीजर जैसे ऑटो कट लग जाता है ना, ऑटो कट लग जाता है यानी कि अपने आप ही गीजर में गर्म पानी ज़्यादा हो गया उस टेम्परेचर से, तो अपने आप बंद हो जाता है। तो वहाँ पे नाइक्रोम वायर्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी अगर 1 डिग्री 2 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ है तो भी ये रजिस्टिविटी में बड़ा चेंज शो करते हैं। और रजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग अपन कंडक्टिविटी को डिफाइन कर देते हैं कि भाई इतनी रजिस्टिविटी आते ही सर्किट को बंद कर दो, ऐसा कोई लॉजिक लगा दिया उसमें तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, डायोड्स का यूज करके, जैसे होता है ना जेनर डायोड्स, जो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए कनेक्शन को काट देते हैं, तो रजिस्टिविटी चेंज होगी तो वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमने कोई जेनर डायोड लगा दिया, जेनर डायोड लगाते ही वो क्या करेगा, करंट सप्लाई रोक देगा, तो आपका जो डिवाइस है वो बंद हो जाएगा, जैसे गीजर बंद हो जाता है। ठीक है, रो का रिलेशन ये हो गया उल्टा सिग्मा के। ओके, ये नाइक्रोम वायर का एक पूरा क्वेश्चन भी है, ये भी कर लेना आप। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है और ये क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी कराया था उसमें नोट्स में, तो ये भी कर लेना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, वही आई डेल्टा वी, और या फिर जो डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, या फिर पी जो है वो आई इंटू वी होता है, या फिर आई स्क्वायर आर होता है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, 3 फॉर्मूले होते हैं। तो ये पावर होती है। पावर क्यों, क्योंकि करंट आ गया, करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम है, तो पावर ज़्यादा एक यूजेबल टर्म है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बल्कि एनर्जी के, तो अपन पावर को ज़्यादा बढ़िया तरह से डिफाइन करते हैं। पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, या फिर आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तीनों फॉर्मूले पावर के हमें याद रखने हैं। ठीक है,
रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है, सीरीज और पैरेलल, जैसे कैपेसिटर का होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्वर्सली जुड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग होता है, वोल्टेज सेम रहता है यहाँ पे। और इसको अगर निकालना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको लिख देंगे I R1 प्लस IR2, I कॉमन आ गया, और यहाँ पे इस V को R इक्विवेलेंट के लिख देंगे I इंटू R इक्विवेलेंट, तो इससे R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। और पैरेलल में करंट को ऐड कर देंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, तो V कॉमन हो जाएगा, तो इसको 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है। और इस तरह के कॉम्बिनेशंस के कई सारे क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के थे। तो उसमें पहले एक छोटे से पार्ट को सॉल्व करो, फिर पूरे दो को सभी को सॉल्व कर लो। काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, नोट्स में देख लेना। सेल्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल क्या होता है? सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है किसी सर्किट में, वो सेल होता है। सेल का अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें चार्ज को फ्लो होने के लिए रेजिस्टिविटी को फेस करना पड़ेगा। अब सेल के अंदर दो तरह के वोल्टेज होते हैं, एक तो सेल का खुद का ईएमएफ और एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज। एक तो टर्मिनल वोल्टेज टर्म होती है और एक सेल का खुद का वोल्टेज हो गया। तो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी कम होती है सेल की। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ पार्ट खा जाता है वोल्टेज का। तो उसके लिए अपन एक रिलेशन दिखाते हैं, ये तो है ईएमएफ ऑफ सेल और ये है टर्मिनल वोल्टेज। तो कितना खाएगा? आई आर खा जाएगा। तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाता है? ई माइनस आई आर। लेकिन चार्जिंग के केस में ई प्लस आई आर हो जाता है। आई आर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। और जो करंट की वैल्यू आएगी वो सेम ही है, जितना ईएमएफ है डिवाइडेड बाय ये आर तो हो गया सर्किट का रेजिस्टेंस, प्लस स्मॉल आर हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। ठीक है। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किस में रहेगा? सीरीज में रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है। क्लाउड्स में चार्जेस उनमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, उस वजह से वोल्टेज डिफरेंस आ जाता है। वोल्टेज डिफरेंस आते ही वो जो हमारी एयर है वो आयनाइज हो जाती है और वहाँ पे कंडक्टिविटी शो करती है अचानक हाई वोल्टेज की। तो उस वजह से अपन को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हुई दिखाई देती है। और ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन है बस, क्या है इसमें? ये वाला था, फिर आगे था ये तो सिंपल सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये 1 ओम उसको सीरीज में जोड़ देना, बस कुछ दिक्कत नहीं है, ये आसान है। ये वाला ही था सर। मतलब टर्मिनल वो वोल्टेज डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में निकालना है वोल्टेज डिफरेंस। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिर क्या निकालो? करंट। सबसे पहले तरीका ये होता है। अब वोल्टेज डिफरेंस निकालना है तो वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालेगा? ये वाला जो पार्ट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना गया? 2 ओम। अब आई इंटू आर, तो वी ए भी आ जाएगा। तो आई मान लो कोई आया 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 वोल्ट। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 2 वोल्ट का। ये फर्स्ट हो गया था। बी और सी का भी हो जाएगा, सी और डी का वोल्टेज, तो वोल्टेज डिफरेंस तो निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप वी ए बी, वही वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस वही है कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना गिरा, वही तो डिफरेंस, वही तो हुआ कितना ड्रॉप हुआ। वहाँ पे ये नीचे जाओ थोड़ा, वहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, नीचे 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 ये नोट दैट द टोटल, नोट दैट द टोटल वोल्टेज ड्रॉप एक्रोस एलईडी इज इतना, thus the terminal voltage of battery is 14 वोल्ट। हाँ, जबकि ईएमएफ 16 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट कौन खा गया? इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया ना। ये सेल का इतना मतलब ये जितना सेल का है वो उतना ही ये पूरे वो सर्किट का होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, होना ही चाहिए बिल्कुल। जितना अगर ये इसमें तो होता है लेकिन वहाँ नहीं होता, एसी में। एसी में, एसी में थोड़ा ना, एसी में, एसी में रेजिस्टेंस वाले में तो होता है प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में। लेकिन अगर मान लो कैपेसिटर और इंडक्टर लगा रखा है तो उसमें नहीं होता, क्योंकि उनका फेज डिफरेंस रहता है, उस वजह से। इसमें हमेशा होता है जितना बैटरी का ईएमएफ है, जितना पोटेंशियल खर्चा हुआ है, मतलब 100 रुपये के लिए चला तो जितना खर्चा हुआ उसके बराबर होगा जो खर्चा है, इसका सम है। सेल का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ईएमएफ जुड़ जाती है और रेजिस्टेंस भी वैसे ही जुड़ेगा। ठीक है, ईएमएफ जुड़ जाती है, रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट ऐड होगा तो उससे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला बनता है। ये तो इक्विवेलेंट ईएमएफ है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो वही सेम हो गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ में आपने ध्यान रखना E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का एक्सप्रेशन रहता है। आप इसको डिराइव कर सकते हो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लेके, इस तरह से
ड्राइव कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो बैटरीज या सेल पैरेलल जुड़ी हुई है तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ का और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, ओके। और बहुत सारे लगे हुए हो तो आर इक्विवेलेंट तो ये रहेगा, और ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर ई1 अपॉन r1 प्लस ई2 अपॉन r2 प्लस ई3 अपॉन r3 अपॉन en अपॉन rn का ये एक्सप्रेशन बन जाता है। किर्चॉफ के रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। जंक्शन रूल पहला, जंक्शन रूल यानी कि संधि नियम। जंक्शन रूल में क्या होता है कि किसी एक जंक्शन पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट का समेशन, या फिर जितना आने वाला करंट है नेट आने वाला करंट इज इक्वल टू जीरो होता है, या फिर नेट जाने वाला करंट इज इक्वल टू जीरो है, या फिर आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। ये होता है जंक्शन रूल किरचॉफ का। दूसरा है लूप रूल। लूप रूल क्या होता है कि एक पूरे लूप में, एक बंद पूरे मार्ग में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका सम जीरो होता है, ठीक है। और इसमें एक साइन कन्वेंशन की बात ध्यान में रखनी है। करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप लेना है तो उसकी वैल्यू माइनस होगी। बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये हमें रूल्स का ध्यान रखना है इनको लगाते टाइम। फिर ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये मेथड अपन अपनाते हैं। इसमें भी निकाल सकते हो। इसमें क्या करते हैं, I1 दो, I1 प्लस I2 ले लो, जंक्शन रूल और साथ में लगाते हो, फिर जंक्शन रूल और लूप रूल लगाते जाओ तो आपको सीधा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, इस तरह का फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है, ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये अगर हो तो गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन जीरो आता है, यानी कि बीच का जो रेजिस्टेंस भी अगर लगा होता तो उसको हटा सकते थे। सर्किट में केवल ये और ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, ये कैपेसिटर में भी ऐसे ही होता है क्या? हाँ कैपेसिटर में बिल्कुल होता है, तो इसमें से होता है। तो ये R2 upon R1 ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है इस तरह से, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पे हम एक मीटर स्केल लगा देते हैं, 1 मीटर लंबा कोई वायर ले लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस है ये R, ये कोई S अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे B से इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम एक जॉयस्टिक चलाते हैं और हम चेक करते हैं कि कहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो आई है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, R/L1 बराबर S/100 माइनस L1 हो जाएगा। तो S की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि R जो होगा, जो एक पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये वायर जो होता है इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो यूनिफॉर्म लेते हैं, ताकि पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस जो है RCM वो कैंसिल आउट हो जाए। तो R/S बराबर क्या हो जाएगा, L/100 माइनस L। तो L की वैल्यू निकाल ली है, और S जो है या फिर R जो है वो निकालना है, या फिर S अननोन हो, S अननोन या फिर R अननोन। तो S की वेरियस वैल्यूज जो है अपन कोई डिसाइड कर सकते हैं जिससे हमारा R आ जाए, और इस तरह से लेते हैं ताकि जो L है उसकी वैल्यू 1 मीटर से ज़्यादा ना हो, है ना। इस तरह से S को चूज करते हैं। ऐसे सवाल कर सकते हो आप। फिर आते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, दो अगर कोई बैटरीज हो तो उनका जो ईएमएफ है उनमें कंपैरिजन किया जा सकता है, उनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, ये वायर बना हुआ रहता है। मैंने नोट्स में इसके बहुत अच्छे डायग्राम बना रखे हैं, तो नोट्स वाला डायग्राम आप जरूर देखना। तो इसमें भी वही कंसेप्ट होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही, बस आपको पूरे लूप का पोटेंशियल जीरो करना है, इसका जीरो करना है। E1/E2 क्या आ जाएगा, L1/L2। जो लेंथ आई पहले E1 जब लगा रखा तो L1 आई मान लो, E2 लगा रखा तो L2 आई। तो उनका जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें दोनों की ईएमएफ का कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है। और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इससे पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर से दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर के काम है, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और सारे डेरिवेशन आप अपने हाथ से लगाना पूरे एक, ठीक है। तो इसमें अपन इतना ही रखते हैं।